मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में रेबीज वायरस बुरी तरह से फैल चुका है और इंसान अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक ज़ोंबी में बदल रहे हैं। इसी दौरान हम स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटी लड़की जिम को देखते हैं, जिसके घर पर भी ज़ोंबियों ने हमला कर दिया था और उसके घर के सभी सदस्य वायरस से संक्रमित हो गए थे। इसलिए वह अपने घर से भागकर एक चर्च में पहुंच जाती है, जहां उसके पिता मौजूद होते हैं, जो एक पादरी हैं। वह जिम को एक लॉकेट देते हैं और यहां से भाग जाने के लिए कहते हैं। अब 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यह वायरस यूरोप से पूरी तरह खत्म हो चुका है और कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो पारस नाम के एक टापू पर रहते हैं, जो कि एक मजबूत पुल के जरिए समुद्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं, जिम, उसकी बीमार पत्नी आई लव और उनके 22 साल के बेटे स्पाई को। अगले दिन जिम अपने बेटे स्पाई को शिकार पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वहाँ एक औरत कहती है, तुम क्या 12 साल के बच्चे को शिकार पर लेकर जाओगे? जिम कहता है कि ये बच्चा पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वह औरत उसे कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जिम उसकी बात मान लेता है और वे लोग उनके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर जिम और उसका बेटा इस टापू की सड़क पर चलने लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ इतिहास बताया जाता है कि क्रिएट टापू असल में इंग्लैंड के उत्तर क्षेत्र के पास समुद्र में स्थित है, जिसे ग्रीन पारस कहा गया है। यह टापू एक सड़क के जरिए मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सड़क सिर्फ तब ही दिखाई देती है जब समुद्र का पानी कम होता है, इसलिए यह गांव बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब जेम्स और स्पाई इसी सड़क से होकर मेनलैंड पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें किसी के होने का एहसास होता है और वहां उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है। जेम्स स्पाई से कहता है कि वह इस पर निशाना लगाए और स्पाई एक ही बार में उसे मार गिराता है, लेकिन इस ज़ॉम्बी की आवाज़ की वजह से वहाँ और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वे दोनों सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर आगे बढ़ते हैं और एक पुराने घर के पास पहुँचते हैं। वे दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि वहाँ एक उलटी हुई लाश पड़ी है और एक परिंदा उस लाश को खा रहा है। वह लाश भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, इसलिए स्पाई उसे भी मार देता है। अब वे लोग बाहर आते हैं, जहां उन्हें और भी ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, जिनका लीडर होता है अल्फा। ये वायरस का एक नया रूप है, जिसमें संक्रमित होने के बाद इंसान बहुत ताकतवर और बेहद तेज दौड़ने वाला बन जाता है। अब इनसे बचने के लिए वे लोग भाग होते हैं और भागते हुए एक झोपड़ी में पहुंच जाते हैं और रात होने तक वहीं छिपकर इंतजार करते हैं। रात को वे लोग देखते हैं कि एक जगह से आग जल रही है, जिससे यह साफ होता है कि वहां कोई इंसान मौजूद है। तभी उनकी झोपड़ी टूटकर गिरने लगती है, लेकिन दोनों बाप बेटे सही सलामत वहां से बाहर निकल जाते हैं। रात को वहां रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इस समय ज़ॉम्बीज़ का लीडर अल्फा शिकार पर निकला होगा। इसलिए थके हुए होने के बावजूद वे दोनों अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अल्फा उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वे दोनों अपनी जान लगाकर दौड़ते हैं और गांव के गेट तक पहुंचते हैं। पास आने पर जेम्स गार्ड को अलर्ट करता है और कहता है कि अल्फा हमारे पीछे आ रहा है। गार्ड तुरंत अल्फा पर हमला करता है और दरवाज़ा खोलकर दोनों को अंदर ले लेता है। रात में वहाँ जश्न मनाया जाता है और जेम्स सबके सामने स्पाई की शिकार करने की स्किल की तारीफ करता है। लेकिन इसी पार्टी के दौरान स्पाई अपने पिता को एक दूसरी औरत के साथ देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वह एक आदमी के पास जाता है और वह आदमी उसे बताता है कि जो आज उसने मेनलैंड में देखा था वह डॉक्टर एल्सन ने किया होगा। सुबह स्पाई अपने फादर से पूछता है कि अगर कोई डॉक्टर मौजूद है तो तुम मेरी माँ का इलाज उससे क्यों नहीं करवाते? जेम्स कहता है कि वह पागल आदमी है, जो लाशों को जलाता है और कुछ अजीब तरह के रिचुअल करता है। स्पाई को उसकी सारी बातें बकवास लगती है, इसलिए वह गार्ड्स का ध्यान भटकाकर अपनी माँ को मेनलैंड ले जाता है। मेनलैंड पहुंचते ही उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिसे स्पाई मार देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी की आवाज़ से वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वे लोग यह देखकर भागते हैं और एक गैस स्टेशन में छुप जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी पहुंचकर उन पर हमला करने लगते हैं।
तब एक सोल्जर आता है जिसका नाम एरिक होता है। वह जाकर एक्सपायर हो रही स्पाई की माँ को बचा लेता है। स्पाई उसे बताता है कि वह यहाँ डॉक्टर एल्सन से मिलने आया है और अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता है। माँ की हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, इसलिए एरिक मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वे लोग एक जगह की तरफ निकलते हैं। को एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं कि वहाँ एक गर्भवती औरत होती है जिसकी डिलीवरी कास में आ चुका होता है। वो औरत बच्चे को जन्म देती है लेकिन उसकी मौत हो जाती है। सौभाग्य से वह बच्चा संक्रमित नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ अल्फ आ जाता है और एरिक पर हमला करके उसे मार डालता है। यह देखकर स्पाई और इलाडर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अल्फा बहुत खतरनाक होता है। स्पाई उस पर हमला करता है, लेकिन अल्फा पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी डॉक्टर एल्सन आ जाता है और अल्फा को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। फिर वह स्पाई, इला और नवजात बच्चे को अपने ठिकाने पर ले जाता है, जो ज़ॉम्बियों की खोपड़ियों से बना एक मंदिर जैसा होता है। रात को स्पाई एलिसन से अपनी माँ का इलाज करने को कहता है। डॉक्टर इला को चेक करके बताता है कि उसे कैंसर का अंतिम चरण है और उसकी मौत तय है। इसलिए वह स्पाई को समझाता है और इला को गन से शूट करके उसकी मुक्ति कर देता है। सुबह एलिसन इला की खोपड़ी स्पाई को देता है। स्पाई उसे लेकर बहुत रोता है और उसे सबसे ऊपर रख देता है। तभी वहां अल्फा आ जाता है डॉक्टर एल्सन से बदला लेने के लिए, लेकिन स्पाई और एल्सन किसी तरह उससे बच निकलते हैं। कुछ समय बाद स्पाई नवजात बच्चे को लेकर गांव के गेट तक आता है और वहां एक चिट्ठी छोड़कर बच्चे को वहीं छोड़कर वापस मेनलैंड लौट जाता है। जब गांव के लोग बच्चे को उठाते हैं तो वे देखते हैं कि चिट्ठी पर जेनी का नाम लिखा होता है। उसमें बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा था और ये भी कि स्पाई तब तक मेनलैंड में रहेगा जब तक वह खुद को काबिल नहीं बना लेता। ये चिट्ठी पढ़कर जेनी अपने बच्चों को बचाने के लिए मेनलैंड की ओर भागती है, लेकिन समुद्र का पानी ऊपर आ चुका होता है और सड़क गायब हो जाती है, इसलिए वह नहीं जा पाती। उधर कुछ दिन बाद हम स्पाई को देखते हैं, जो खुद को काबिल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह ज़ॉम्बियों को अपनी ओर आते देखता है और एक को मार देता है, लेकिन फिर और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। स्पाई उनसे बचने के लिए भागता है। तभी कुछ और लोग आते हैं और उसे ज़ॉम्बियों से बचा लेते हैं। वहां हम उनके लीडर जेनी को देखते हैं, वही बच्चा जिसे बचपन में उसके पिता ने एक लॉकेट दिया था। वही लॉकेट अब उस बच्चे के गले में होता है, यानी वही बच्चा अब बड़ा होकर ज़ॉम्बियों के खिलाफ खड़ा हो चुका है। और इतना दिखाकर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।